जय हिंद किसान साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर आप सी यू टी पी जी या आई सी आर पी जी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन जो है बेसिकली आपके लिए है। ठीक है। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी की सबसे पहली यूनिट के बारे में। बेसिकली यूनिट फर्स्ट में हम एग्रोनॉमी का इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है और जो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे। इज़ दैट क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले समझते हैं कि एग्रोनॉमी ये जो टर्म है ये किस शब्द से डिराइव हुआ है। तो एग्रोनॉमी टर्म डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। ठीक है, तो एग्रोनॉमी वर्ड जो है ग्रीक भाषा के दो शब्द से डिराइव हुआ है, एग्रॉस एंड नॉमस। एग्रॉस का मतलब होता है फील्ड एंड नॉमस का मतलब होता है टू मैनेज। इज दैट क्लियर? फील्ड, एग्रॉस का मतलब होता है फील्ड एंड नॉमस का मतलब होता है टू मैनेज। ठीक है, तो सिंपल जो एग्रोनॉमी शब्द है वो यही बताता है द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। यहाँ पे फील्ड का मतलब खेत से संबंधित है। ठीक है, क्रॉप फील्ड से संबंधित है। यहाँ पर जो फील्ड का मतलब है वो खेत या क्रॉप फील्ड से संबंधित है। तो द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड या क्रॉप फील्ड इज नोन एज एग्रोनॉमी। ठीक है, जैसे आप खेत में जो भी प्रबंधन करते हैं, ठीक है, पहले आप जुताई कराते हैं, फिर लेवलिंग करते हैं, फिर सोइंग करते हैं, फिर उसके बाद जब आपका पौधा तैयार हो जाता है या आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाती है, उसके बाद उसकी कटाई करते हैं, फिर मड़ाई करते हैं। तो ये पूरा क्या है, ये मैनेजमेंट है। इस पूरे का मैनेजमेंट, क्रॉप का जो मैनेजमेंट है वो हम एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड से आया है, एग्रॉस एंड नॉमस से, जिसका मतलब होता है फील्ड टू मैनेज। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड इज नोन एज एग्रोनॉमी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रोनॉमी को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो। अगर आपको सिंपल वर्ड में डिफाइन करना है तो हम कर सकते हैं कि द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड और या क्रॉप फील्ड इज नोन एज एग्रोनॉमी। या आपको और थोड़ा एक्यूरेट डेफिनेशन अगर आपको चाहिए एग्रोनॉमी की, तो इट कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस दैट डील्स विद द मेथड। ठीक है, एग्रोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस की जो हमें बताता है मेथड विच प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कि हम फसल को कैसे उसके हिसाब से फेवरेबल एनवायरनमेंट दे के उसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारी है, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। ठीक है, मतलब फसल को आप ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशन दें, ऐसे आप उसको फर्टिलाइज़र दें, न्यूट्रिएंट्स दें, ऐसा इन्वायरमेंट दें जिससे जो आपकी पैदावार है वो अच्छी खासी पैदावार हो सके। तो इन सब का मैनेजमेंट, क्रॉप मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं एग्रोनॉमी के अंदर, एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एग्रोनॉमी। इज़ दैट क्लियर? आगे चलते हैं हम। इंडियन एग्रोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर सॉरी, इज़ प्रीडोमिनेंटली ऑफ द सबसिस्टेंस टाइप। इसका मतलब क्या है कि जो भारतीय कृषि है वो केवल निर्वाह पर ही निर्भर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो खेती, मोस्ट ऑफ द खेती जो हमारे किसान करते हैं वो अपने जो है जीवन के निर्वाह के लिए करते हैं कि खाने को हमारे लिए हो जाए, वही पर्याप्त है। ठीक है, तो भारतीय कृषि जो है वो सबसिस्टेंस टाइप की है, यानी निर्वाह करने के लिए हम खेती करते हैं। ठीक है, कोई मतलब हमारा ये उद्देश्य नहीं होता कि इससे हमको जो है कॉमर्शियल बेनिफिट ही हमको चाहिए होगा, या कॉमर्शियल कॉमर्शलाइजेशन के लिए करते भी नहीं हैं। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द जो फार्मर हैं वो अपने जीवन निर्वाह के लिए बेसिकली खेती करते हैं। तो भारतीय कृषि जो है वो सबसिस्टेंस टाइप की खेती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पीटर डिक्रेंजी, जिनको हम फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी कहते हैं, और ये सी यू टी पी जी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो सी यू टी पी जी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पीटर डिक्रेंजी collected many literature related to agronomy in his book Opus Ruralium Camodaram for the first time। ठीक है, पीटर डिक्रेंजी जो है उन्होंने काफ़ी लिटरेचर, लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य, काफ़ी लिटरेचर जो कि एग्रोनॉमी से रिलेटेड था, यानी कहीं ना कहीं खेती से संबंधित था, क्रॉप से संबंधित था,
तो काफ़ी लिटरेचर को उन्होंने कंपाइल किया और उन्होंने एक बुक जो है पब्लिश की जिसका नाम था ओपस रूरेलियम कामोदरम। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मान लीजिए लिखा होगा ओपस रूरेलियम कामोदरम, ये बुक किसने लिखी है? तो पीटर डिक्रेंजी इज द राइट आंसर। ठीक है, और पीटर डिक्रेंजी को ही फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी के नाम से, फादर ऑफ एग्रोनॉमी है ही, सॉरी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो वैन हेलमंट कंक्लूडेड द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर। वॉन हेलमंट ने बताया कि जो मेन प्रिंसिपल है, ठीक है, वेजिटेशन का मतलब बेसिकली उगना होता है या ग्रोथ, क्रॉप की ग्रोथ के लिए जो मेन प्रिंसिपल है वो आपका वाटर है। क्योंकि आपको भी पता है बिना पानी के हम फसल तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम पैदावार नहीं कर सकते हैं। तो वाटर जो है वो कहीं ना कहीं मेन प्रिंसिपल है वेजिटेशन का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जेथ्रो टुल पब्लिश्ड अ बुक। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता भी है कि हार्स होइंग हस्बेंड्री जो है, इस बुक को जो है किसने लिखा है, या इस बुक का जो पब्लिशर है वो कौन है? तो जेथ्रो टुल साहब है। कौन है? जेथ्रो टुल है। ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जेथ्रो टुल ने कुछ टर्म्स दिए थे, कुछ वर्ड्स दिए थे, जैसे वीट और जीरो टिलेज। वीट का मतलब होता है खरपतवार, जीरो टिलेज का मतलब है कि जिसमें बिल्कुल ही प्लॉइंग ना की जाए, तो उसे हम जीरो टिलेज कहते हैं। वर फर्स्टली गिवन बाई हिम। ठीक है, दैट्स वाई ही इज़ नोन एज फादर ऑफ वीट साइंस, और इसी वजह से इन्हें हम फादर ऑफ वीट साइंस भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अब 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब आपको पता होना चाहिए कि हॉर्स सोइंग हस्बेंड्री जो है, इस बुक को किसने लिखा था? तो जेथ्रो टुल ने लिखा था। वीड्स और जीरो टिलेज टर्म किसने दिया था? जेथ्रो टुल ने दिया था। फादर ऑफ वीड साइंस कौन है? ये भी जेथ्रो टुल है। ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आर्थर यंग कंडक्टेड पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं यंग, उन्होंने कंडक्ट किया था पॉट कल्चर एक्सपेरिमेंट टू इंक्रीज द yield of crop by applying several material like poultry dung, litter, gunpowder etc। ठीक है, मतलब जो यंग थे उन्होंने क्या किया था कि जो फसल हम फील्ड पे लगाते हैं तो उन्होंने क्या किया था, पॉट में, पॉट का मतलब गमले में उन्होंने फसल को उगाया और उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स वो प्रोवाइड कर सकते थे, जितने भी मटेरियल्स उन्होंने प्रोवाइड किया, जैसे गोबर जो है पोल्ट्री चूज़ों का जो होता है डंग, उसको यानी गोबर, लिटर, गन पाउडर और भी बहुत सारे मटेरियल को उसमें डाल के, सो दैट कि जो फसल का उत्पाद है, ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, उसकी यील्ड को बढ़ा सके। इसके लिए उन्होंने कंडक्ट किया था पॉड कल्चर एक्सपेरिमेंट और उन्होंने पब्लिश किया था अपने इस काम को 46 वॉल्यूम्स में, जिसे हम एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, एस एनल्स ऑफ, एनल्स का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ का पब्लिकेशन करते हैं, एनल्स का मतलब होता है पब्लिकेशन बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अ ट्रूली साइंटिफिक अप्रोच टू फार्मिंग वॉज स्टार्टेड इन 1840 बाय जस्टस वॉन लाइबिग। ठीक है, तो जो साइंटिफिक अप्रोच है फार्मिंग का वो कब स्टार्ट हुआ था? तो साइंटिफिक अप्रोच जो है फार्मिंग का वो स्टार्ट हुआ था 1840 में और इसको स्टार्ट किया था जस्टस वॉन लाइबिग के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये पूरी स्लाइड समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब इस स्लाइड में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जो कि एग्रोनॉमी में है, और एग्रोनॉमी अगर आपको पूरा समझना है तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो सबसे पहला है हमारा लीफ एरिया इंडेक्स। ठीक है, लीफ एरिया इंडेक्स को सबसे पहले आप फिगर से ही समझिए। ठीक है, लीफ एरिया का मतलब होता है कि इतने एरिया में आप देख रहे हो, दिस इज द एरिया जो लीफ कवर कर रही है, जो पत्ती का एरिया है। ठीक है, और ये उसके नीचे का जो एरिया है, ठीक, जो ग्राउंड एरिया या सॉयल एरिया जिसको बोल सकते हैं, उस मतलब इसी के नीचे का, ठीक है, पत्तियों के नीचे का जो एरिया है वो सॉयल एरिया है। तो लीफ एरिया इंडेक्स जो है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द रेशियो ऑफ लीफ एरिया, द टोटल लीफ एरिया टू द ग्राउंड एरिया। इज दैट क्लियर?
लीफ एरिया का जो कॉन्सेप्ट है इसको वाटसन ने दिया था 1948 में, और लीफ एरिया इंडेक्स जो है वो रेशियो है लीफ एरिया का और सॉयल या ग्राउंड एरिया का जो रेशियो होगा उसी को हम लीफ एरिया इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एरिया है तो यूनिट जो होगी मीटर स्क्वायर में होगी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि लीफ एरिया इंडेक्स जो है वो यूनिट क्वांटिटी है या यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि मीटर स्क्वायर जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको लीफ एरिया इंडेक्स क्या है। तो ये रेशियो है लीफ एरिया का और ग्राउंड एरिया का। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही आपका लीफ एरिया इंडेक्स होगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या है, LER जिसे हम कहते हैं। तो इट मीन्स रिलेटिव लैंड एरिया ऑक्युपाइड बाय अ सोल क्रॉप दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव्ड इन इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इसको भी सबसे पहले आप फिगर से ही समझिए। इसमें जो मीनिंग है उसको तो मैं आपको समझा ही दूंगा कि लैंड एरिया एक मतलब सिंगल क्रॉप के द्वारा जो लैंड एरिया कवर की जा रही है, ठीक है, टू द दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द यील्ड अचीव इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, कि मतलब इंटरक्रॉपिंग में हमको कितना यील्ड प्राप्त होता है, और एक सोल मतलब अगर सिंगल क्रॉप हम लगाते हैं फील्ड में तो उससे कितना हमें यील्ड प्राप्त होता है। तो जो दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होगा। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ समझिए, सबसे पहले हम सोल मतलब सिंगल क्रॉप लगाते हैं तो हमारा जो यील्ड रहता है वो ग्रेन का अलग लगाए हैं तो 5 टन पर हेक्टेयर देखने को मिला है। ठीक, उसके बाद और फ्रूट का बगल में लगाया है तो मतलब दोनों अलग अलग लगाया है, मतलब इंटरक्रॉपिंग नहीं की है, मतलब साथ में नहीं लगाया है। ठीक है, तो 15 टन पर हेक्टेयर देखने को मिलता है। जब हम इंटरक्रॉपिंग कर देते हैं इस तरीके से तो ग्रेन जो है वो 4 टन पर हेक्टेयर देखने को मिलता है, और फ्रूट जो है वो 9 टन पर हेक्टेयर देखने को मिलता है। ठीक, अब क्या करते हैं, अब हमें निकालना है LER मतलब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। ठीक है, बेसिकली लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्यों निकाला जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है बेसिकली निकाला जाता है ये पता करने के लिए कि इंटरक्रॉपिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अब सब क्या करेंगे हम, जो हमारा अभी रेशियो आया है इंटरक्रॉपिंग का, और साथ ही साथ जो हमारा सोल हमने जो क्रॉपिंग की है, मतलब सोल का मतलब है कि एक फसल लेके जो हमने जो है फसल को तैयार किया है, ठीक है, केवल सिंगल क्रॉप लेकर, तो उससे हमें जो यील्ड प्राप्त हुआ है उसको, और जो हमने इंटरक्रॉपिंग की है मतलब दोनों फसलों को साथ में लगा के जो हमने पैदावार की है, दोनों का जो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों के रेशियो को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो आ रहा है वो 1:4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब यहाँ पर इसका मतलब समझने से पहले सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखिए कि व्हेन LER मतलब लैंड इक्विवेलेंट रेशियो ग्रेटर देन अगर 1 होगा, मतलब एक से अगर ज़्यादा होगा तो इंटरक्रॉपिंग जो होती है वो बेनिफिशियल होती है। और अगर LER जो होगा यानी लैंड इक्विवेलेंट रेशियो अगर एक से कम होगा तो इंटरक्रॉपिंग जो होगी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो हमें इंटरक्रॉपिंग नहीं करनी चाहिए। अब आप उस यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो आ रहा है 1:20। इसका मतलब क्या है कि मिक्सचर यानी मिक्सचर का मतलब इंटरक्रॉपिंग गिव्स 20% मोर यील्ड। इंटरक्रॉपिंग करके हम 20% यील्ड उत्पाद हमने बढ़ा लिया है, और यहाँ पर कितना आ रहा है, 1.4 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने 40% यील्ड को बढ़ा लिया है। ठीक है, तो बेसिकली लैंड इक्विवेलेंट रेशियो निकाला जाता है ये चेक करने के लिए कि इंटरक्रॉपिंग हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। ठीक है, और आपको ये रेशियो भी पता होना चाहिए कि यील्ड ऑफ इंटरक्रॉपिंग A+B टू द यील्ड ऑफ सोल क्रॉप, इसी को हम लैंड इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। ओके, नेक्स्ट हमारे और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी को समझते हैं सबसे पहले। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है? ठीक है, तो जिसको हम CI के नाम से भी जानते हैं, तो टोटल क्रॉपिंग एरिया अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100
इज द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब यहाँ पर थोड़ा आप समझिए, सपोज करिए ये आपकी फील्ड है और ये 1 हेक्टेयर की फील्ड है, लेकिन इस ये क्या है आपका, ये पूरा नेट कल्टीवेटेड एरिया है आपका। क्या है ये वाला है नेट कल्टीवेटेड एरिया, मतलब आप इतने पूरे में खेती कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, केवल आधे हेक्टेयर में ही, मतलब हाफ हेक्टेयर में ही हम क्रॉपिंग कर रहे हैं। मतलब इसी में हम इसी इतनी फील्ड में हमने क्रॉप को लगाया है और ये हमने जो है वैकेंट रख दिया है। ये हमारी जो बगल वाली फील्ड है वो खाली है, मतलब आधे हेक्टेयर में लगाया है और आधा हेक्टेयर हमने फ्री रख दिया है। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो रेशियो है, मतलब नेट कल्टीवेटेड हमारा कितना है, 1 हेक्टेयर है। ठीक, और क्रॉपिंग हमने कितने में की है, 0.5 यानी आधे हेक्टेयर में की है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। ठीक है, तो सीआई ऑफ इंडिया ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो इंडिया की है वो कितनी है, तो नियरली 135% है। कितनी है, 135% है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा है पॉइंट क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है इसको समझते हैं। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब देखो, क्रॉप और रोटेशन, क्रॉप का मतलब होता है फसल और रोटेशन का मतलब होता है उसको बदलते रहना। ठीक है, तो बेसिकली फसल को बदलते रहना, बट जो लैंड होगी आपकी वो फिक्स होगी, वो सेम होगी, लेकिन आपको फसल को बार बार बदल बदल के, हर साल बदल बदल के आपको लगाना है। इसी को हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इन क्रॉप रोटेशन लैंड इज फिक्स्ड, जो लैंड होगी आपकी वो तो फिक्स होगी, बट जो आपकी फसल होगी उसको हम रोटेट करेंगे ईयर आफ्टर ईयर ऑन द सेम लैंड, सेम लैंड पे। दैट इज आफ्टर कल्टी, जैसे कि आफ्टर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल, सबसे पहले हमने सीरियल की फसल लगा दी, उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे, पल्स क्रॉप लगाएंगे इन द नेक्स्ट ईयर। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। समझ में आया क्रॉप रोटेशन, कि मतलब लैंड तो फिक्स है, लैंड हमारी वही रहेगी, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, फसल को बदल बदल कर लगाएंगे हर साल। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। और क्रॉप रोटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको क्रॉप रोटेशन करना ही चाहिए। व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इट मेंटेन्स एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ती है। ठीक है, और क्या होता है, इट चेक्स द सॉइल इरोजन एंड कंजर्व मॉइस्चर। ये क्या करता है, स्टॉप कर देता है सॉइल इरोजन को। चेक का मतलब स्टॉप करना। ठीक, तो ये सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब क्या है, यहाँ पर सॉइल का मतलब होता है मिट्टी का कटाव। ठीक है, सॉइल इरोजन का मतलब मिट्टी कटाव, और कंजर्व मतलब मॉइस्चर को कंजर्व करना, मॉइस्चर को भी कंजर्व करता है। ठीक है, मॉइस्चर का मतलब नमी होता है, कंजर्व का मतलब बचाना। इज दैट क्लियर, इतनी इंग्लिश तो आपको एटलीस्ट आनी ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द इंसिडेंस ऑफ हार्मफुल पैथोजन, इंसेक्ट पेस्ट, नीमाटोड एंड वीड्स। की जो इंसिडेंट है हार्मफुल पैथोजन्स का, पैथोजन क्या होते हैं कि जो पौधों में बीमारी जो लगती है, ठीक है, वो किस वजह से लगती है, पैथोजन्स की वजह से। तो डिजीज़ कॉजिंग जो एजेंट होते हैं उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बीमारी लगती है पौधों में उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, इंसेक्ट और पेस्ट आपको पता है कि कीड़े, नीमाटोड ये भी एक तरीके का कीड़ा ही है, एंड वीड्स और खरपतवार का जो इंसिडेंट होता है कि जो फसल में बार बार आते रहते हैं वो कम हो जाता है। ठीक है, अगर आप क्रॉप रोटेशन करते हैं तो विच आर एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर क्रॉप कैन बी मैनेज्ड। अगर आप क्रॉप रोटेशन करते हैं तो इन सब का जो इंसिडेंट है, ठीक है, ये सब जो आते रहते हैं ये भी कम आने लगेंगे आपके फील्ड में। इस पॉइंट का मतलब ये है अगर आप क्रॉप रोटेशन करते हैं तो। इज दैट क्लियर, आगे चलें। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, जिसे हम CRI कहते हैं। अगर आपको क्रॉप रोटेशन, देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज द अनदर थिंग, बट क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी इज अनदर थिंग। CRI क्या है इसको समझते हैं। तो नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन, कि क्रॉप रोटेशन एक मतलब कि आपने कितनी क्रॉप ली है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन टू द नंबर ऑफ ईयर इन क्रॉप रोटेशन,
क्रॉप रोटेट करने में आपको कितना साल लगा है और कितनी फसल को आपने लिया है, कितनी फसल को आपने रोटेट किया है। पहले आपने गेहूं लगाया, फिर उसके बाद आप उड़द लगा दीजिए, फिर धान लगाइए। ठीक, तो अब जैसे क्रॉप रोटेशन 1 साल का है, सबसे पहले हमने राइस लगा दिया, धान लगा दिया, फिर मटर लगा दिया। अब कैसे निकाला गया है, मान लीजिए अगर आपसे जो है क्वेश्चन में केवल इतनी चीज़ लिखी रहेगी, राइस और पी दिया है और 1 साल, और आपसे कहा है कि आपको क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो हम देखो क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्रॉप कितनी है ये आप देख लीजिए, तो 1 और 2, 2 क्रॉप है तो 2 हम ऊपर लिख देंगे। ठीक, और कितना साल लगा है, तो 1 साल लगा है, अपॉन 1 कर देंगे और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो क्या आएगा, 200 आएगा कि नहीं, तो वही 200 तो है। अब इसमें क्या है, क्रॉप रोटेशन 2 साल का क्या होगा, तो अब कितनी फसल है इसमें, 1 2 3, 3 फसल है, तो ऊपर 3 कर देंगे, नीचे क्या करेंगे, कितना साल लगा है, 2। ठीक, 2 लिख देंगे और इनटू कर देंगे हम 100 से, तो क्या हमारा आंसर आएगा, 2 5 10, 50 और 5 3 15, कितना आएगा, 150 आएगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से निकाला गया है। अगर आपके एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, बट बहुत इजी हैं। ठीक, तो आप इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार मैं और समझा देना चाह रहा हूँ आपको। जैसे आप देखिए यहाँ पर कितनी फसल है, 1 2 3 4 5, 5 फसल है, तो आप ऊपर 5 लिखें, नीचे कितना साल है, 3, इंटू आप 100 कर दीजिए। ठीक, अब इसको इससे काट दीजिए, 3 3 जा 9 जाएगा, फिर उसके बाद 3 3 मतलब 3 3, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 166% आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जो है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी जो है वो निकाला जाता है। ठीक, आई होप आपको ये पूरी स्लाइड समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब है कि किस तरीके से हम खेती करते हैं, इसका सिंपल सा यही मतलब है, बट आपको ये डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में। क्वेश्चन में ये इतना लिखा रहेगा कि द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन अ फार्म एंड दियर इंटरेक्शन विथ फार्म रिसोर्सेज एसोसिएटेड फार्म इंटरप्राइजेज प्राइजेज अवेलेबल। Sorry for the disturbance, guys. And their interaction with farm resources associated with farm enterprises and the available concept component technology। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में रहेगा क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है दिस इज द क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग करना है, सोलो क्रॉपिंग करना है, इंटर क्रॉपिंग, ये सब क्या है, दिस इज द क्रॉपिंग सिस्टम। ये है कि फसल का आप कैसे जो है कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनका तरीका, तो दिस इज नोन एज क्रॉपिंग सिस्टम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हार्वेस्टिंग इंडेक्स। क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, हार्वेस्टिंग इंडेक्स जो है वो क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ इकोनॉमिकल yield टू द बायोलॉजिकल yield इन 200। ठीक, द efficient utilization or assimilation of CO2 in the form of photosynthesis is expressed in terms of harvest index। ठीक है, तो हार्वेस्ट इंडेक्स इज आल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। क्या कहते हैं इसे, हार्वेस्ट इंडेक्स को ही क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे के द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जा प्रोसेस होता है। उस दौरान क्या होता है कि पौधा क्या करता है, CO2 को यूटिलाइज करता है, यानी यूटिलाइजेशन और एसिमिलेशन उसका करता है, उसको ब्रेक करके ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, ठीक है, स्टार्च उससे प्रिपेयर होता है। तो इन सब का यूटिलाइजेशन मतलब CO2 को प्लांट कैसे यूटिलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस सब को हम किस टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो हार्वेस्ट इंडेक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब HI क्या है, यानी हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे
इकोनॉमिकल यील्ड का मतलब है कि ग्रेन, तो द रेशियो ऑफ ग्रेन, मतलब हमने गेहूं की फसल लगाई, उसके बाद हमें जो है गेहूं कितना मिलता है, गेहूं हमको मान लीजिए 12 कुंटल तैयार होता है, ठीक। साथ ही साथ जो भूसा है, ठीक है, जिसको हम बायोलॉजिकल यील्ड कहेंगे, बायोलॉजिकल यील्ड क्या है, ग्रेन और स्ट्रॉ, ठीक। ग्रेन और फसल के साथ जो भूसा है, वो दोनों का को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बायोलॉजिकल यील्ड। और बायोलॉजिकल यील्ड हमें कितना मिला है, तो 20 कुंटल मिला है, ठीक। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसी को तो कहते हैं हार्वेस्ट इंडेक्स। रेशियो का मतलब क्या है, अनुपात की बेसिकली बात हम कर रहे हैं, ठीक। तो इकोनॉमिक की जैसे यहाँ पे ग्रेन लिखा है, ग्रेन और अपॉन ग्रेन प्लस स्ट्रॉ यानी भूसा इंटू 100, तो हमारा क्या आ जाएगा, हार्वेस्टिंग इंडेक्स। एच आई इज सिमिलर टू पार्टिशनिंग कोफिशियंट, ये सिमिलर होता है पार्टिशनिंग कोफिशियंट के, या हार्वेस्ट इंडेक्स को ही हम कोफिशियंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहते हैं। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस या हार्वेस्ट इंडेक्स दोनों सेम है, तो जी हाँ बिल्कुल सेम है। कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस जो है इसको दिया था निची पोरोविक ने, किसने दिया था, तो निकी पोरोविक ने दिया था। और इसका जो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट कैन बी डिफाइंड एज सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100, ठीक। सिंक अपॉन सोर्स इनटू 100 जो होता है वो हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। इज दैट क्लियर। अब सोर्स क्या है और सिंक क्या है, तो सिंक का मतलब है, सोर्स है द पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर, एज पौधे का वो भाग जहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे लीव्स। तो लीव्स क्या है, वो हमारा सोर्स है। सिंक क्या है, वेयर फोटोसिंथेसिस एक्युमुलेट, जहां पर फोटोसिंथेसिस एक्युमुलेशन होता है यानी इकट्ठा होता है, जनरली ग्रेन इज द सिंक। ग्रेन क्या है, सिंक है, ठीक है। जैसे स्टेम में पोटैटो, जैसे पोटैटो के फॉर्म में स्टेम होता है, रूट्स इन शुगर बीट और लीव्स इन पालक, ठीक है। तो देखो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। जैसे स्टेम के टर्म्स में पोटैटो क्या है, सिंक है, ठीक है। चुकंदर के टर्म्स में रूट क्या है, वो सिंक है। और पालक के टर्म्स में जो हमारे लीव्स है वो क्या है, सिंक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि सिंक मतलब ग्रेन है तो ग्रेन ही सिंक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्रॉप वाइज क्रॉप वेरी करता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इनटू 100, वो हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस। इज दैट क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है, और इस सेशन का भी ये लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज सोरघम सिकनेस। अब इसको सबसे पहले समझते हैं, द स्टेबल्स ऑफ सोरघम। स्टेबल्स का मतलब क्या होता है, तो स्टेबल्स का मतलब होता है खूंटी। सोरघम का मतलब आपको पता है ज्वार, तो ज्वार की जो खूंटी है टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज ड्यू टू, बहुत लंबा समय लगता है उसको डिकम्पोज होने में, ठीक है, उसको सड़ने में बहुत लंबा समय लगता है। क्यों लगता है, ड्यू टू वाइड सीएन रेशियो, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा है सोरघम का, इस वजह से काफी लंबा समय लगता है। हेंस इसकी वजह से ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, ठीक है, जब सड़ने की जो प्रक्रिया है जब होती है, तो सॉइल नाइट्रोजन गेट्स ब्लॉक, तो जो मिट्टी का नाइट्रोजन है वो ब्लॉक हो जाता है बिल्कुल, ठीक। इसके वजह से क्या होता है, अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप, तो जो और साथ में हमने फसल लगाई है जो अभी तैयार हुई नहीं है, जो सक्सीडिंग का मतलब होता है आने वाली फसल, तो आने वाली फसल के लिए दिक्कत क्या हो जाती है कि द अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप बाय शोइंग अर्ली नाइट्रोजन डिफिशियंसी, उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी जो है पहले ही देखने को मिल जाती है, ठीक है। क्यों होता है वो मैंने बताया था, ड्यू टू वाइड सीएन रेशियो ऑफ सोरघम रेसिड्यू, ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि अगर आपने ज्वार लगाया है और आपको पता है कि जो सोरघम के स्टबल्स हैं लॉन्ग टाइम लगता है उसको डिकम्पोज होने में, तो इसके वजह से जो हमारे आने वाली फसल है उसमें जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टू रिड्यूस द सोरघम इफेक्ट, कि सोरघम इफेक्ट को, ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सोरघम सिकनेस कहते हैं, ठीक है, या सोरघम इफेक्ट कहते हैं। तो टू रिड्यूस द सोरघम इफेक्ट 25% more nitrogen is applied at the first
फर्टिलाइजर डोज ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप। तो जो हमारी आने वाली फसल है जो हम लगाएंगे उसमें हमें क्या करना चाहिए, 25% ज्यादा नाइट्रोजन का एप्लीकेशन कर देना चाहिए पहले फर्टिलाइजर डोज पे। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको सोरघम सिकनेस क्या है? आई होप आपको समझ में आया होगा सोरघम सिकनेस क्या है। ये सेशन को यहीं तक रखते हैं। हमने सोचा था कि सेशन थोड़ा कम लेंदी रहेगा, 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, बट आधे घंटे लग गए। बट कोई नहीं, हमारा टारगेट ये रहता है कि हम आपको समझाने की कोशिश करें और अपना दा बेस्ट दें, सो दैट कि आप हमसे जुड़ें। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जितने भी एग्रीकल्चर एस्पिरेंट हैं और सीयूटी पीजी को टारगेट या आईसीआर पीजी को टारगेट कर रहे हैं, तो ये सेशन ज़रूर लें, आप शेयर करें। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, या आपको हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप वहाँ पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं। आपको कोई भी मटेरियल चाहिए स्टडी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।